आज की हमारी बातचीत शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है, खासतौर पर उस नजरिए से जो बच्चों को कह सकते हैं कि सबसे आगे रखता है। जी, और हमारे पास जो सामग्री है वो एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों पर आधारित है। हाँ, और ये शिक्षकों की पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए तैयार की गई है। पर मुझे लगता है ये विषय सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो ये समझना चाहता है कि सीखना और सिखाना असल में होता क्या है। सही कहा, क्योंकि इसमें दो ऐसे विचार हैं जो जो शिक्षा की पारंपरिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देते हैं। एक है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि उस सोच को पकड़ना है जो कहती है कि क्लासरूम का सबसे महत्वपूर्ण इंसान शिक्षक नहीं बल्कि बच्चा है। तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, इसका असल में मतलब क्या है? जैसा नाम से लगता है, क्या ये सिर्फ बच्चे के बारे में है? मतलब ऊपर से देखें तो यही लगता है, पर यह उससे कई ज्यादा गहरा है। इसका मूल सिद्धांत तो यही है कि पूरी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसका केंद्र बच्चा है। बिल्कुल, उसका केंद्र बच्चा है। पारंपरिक शिक्षा में क्या होता था, या तो शिक्षक केंद्र में होता था या फिर सिलेबस, हाँ, या फिर पाठ्यक्रम कि बस ये खत्म करना है। पर यहाँ सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी उम्र, उसकी रुचियां, उसकी क्षमताएं। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो शायद एनसीईआरटी की उस एक पंक्ति में है जिसमें कहा गया है कि बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वह ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरी विचारधारा का मूल मंत्र है। सक्रिय निर्माता, ये सुनने में कितना अलग लगता है ना? निष्क्रिय प्राप्तकर्ता का मतलब है एक खाली बर्तन जिसमें शिक्षक बस जानकारी भरता जा रहा है, लेकिन सक्रिय निर्माता का मतलब है कि बच्चा खुद अपने ज्ञान को रच रहा है, अपने अनुभवों से, अपनी जिज्ञासा से। पर यहाँ एक सवाल उठता है, हमारे सिस्टम में जहाँ सिलेबस पूरा करने का, परीक्षा में नंबर लाने का इतना दबाव है, क्या ये सच में मुमकिन है? एक शिक्षक जिसकी क्लास में 40-50 बच्चे हैं, वो हर एक बच्चे को निर्माता बनने में कैसे मदद कर सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। ये सच है कि हमारी व्यवस्था कई बार इस सोच के खिलाफ काम करती है। सही बात है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा एक मंजिल से ज्यादा, मुझे लगता है, एक दिशा है। इसका मतलब है कि शिक्षक का नजरिया बदलना शुरू हो, वो बच्चे को सिर्फ एक रोल नंबर न समझे। मतलब ये सोच में बदलाव लाने की बात है पहले। जी, तरीकों में बदलाव फिर अपने आप आएगा। अच्छा, इसी से जुड़ा स्रोत में कुछ मुख्य विशेषताओं का जिक्र है, जैसे करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, और ये पारंपरिक रटने वाली शिक्षा से बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं इसको? बिल्कुल। मान लीजिए बच्चों को वाष्पीकरण पढ़ाना है। पुराना तरीका क्या होगा? शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर परिभाषा लिखेगा, चित्र बनाएगा और बच्चे उसे कॉपी कर लेंगे और रट लेंगे, परीक्षा में लिख देंगे, शायद समझे बिना कि असल में होता क्या है। सही। अब करके सीखने वाला नजरिया देखिए। यहाँ शिक्षक बच्चों को शायद 2 गीले कपड़े देगा, एक को क्लास के अंदर पंखे के नीचे रखने को कहेगा और दूसरे को बाहर धूप में। बिल्कुल। फिर बच्चों से कहेगा कि वो जाकर देखें कि क्या हो रहा है। बच्चे जब अपनी आंखों से देखेंगे कि धूप वाला कपड़ा जल्दी सूख गया, तो वो वाष्पीकरण को सिर्फ याद नहीं करेंगे, वो उसे अनुभव करेंगे। ये तो सिर्फ विज्ञान का पाठ नहीं हुआ, इसमें तो अवलोकन और विश्लेषण जैसे कौशल भी आ गए। हाँ, और यहीं पर दूसरी बड़ी विशेषता आती है कि शिक्षक एक सहायक की भूमिका में है। अच्छा। इस गतिविधि में शिक्षक ने जवाब नहीं दिया है ना, उसने सिर्फ एक माहौल बनाया जहां बच्चे खुद जवाब खोज सके। वो एक गाइड की तरह है। लेकिन अगर शिक्षक सिर्फ सहायक या फैसिलिटेटर है, तो क्या उसकी विषय की विशेषज्ञता का महत्व कम नहीं हो जाता? इसके विपरीत ये भूमिका और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेक्चर देना आसान है, लेकिन 40 बच्चों के लिए ऐसे सीखने के अनुभव डिजाइन करना जहां हर कोई कुछ सीखे, ये कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए शिक्षक को न सिर्फ अपने विषय का बल्कि बाल मनोविज्ञान का भी गहरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को केंद्र में रखना एक बड़ा वैचारिक बदलाव है, पर इस विचार को एक पूरे सिस्टम में कैसे ढाला जाए? शायद यहीं से प्रगतिशील शिक्षा की बात शुरू होती है। आपने इसे बहुत अच्छे से जोड़ा है। प्रगतिशील शिक्षा जो जॉन डेविस जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाई, वो बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों को एक
एक सामाजिक और दार्शनिक ढांचा देती है। और स्रोत में जॉन डीवी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। जी, इसका मतलब है कि हम शिक्षा को भविष्य के लिए सिर्फ एक तैयारी ना समझे। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे स्कूल अच्छी नौकरी के लिए जाते हैं। हाँ, या एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। डेवी कहते हैं कि ये सोच ही गलत है। स्कूल भविष्य की तैयारी की जगह नहीं है। स्कूल अपने आप में एक जीवंत समाज होना चाहिए। सीखना अपने आप में एक अनुभव होना चाहिए। यानी जो स्कूल में सीखा जा रहा है वो असल दुनिया से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा में समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और सहयोग पर बहुत जोर दिया जाता है। सहयोग, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। हाँ, पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है? कौन फर्स्ट आएगा? प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि बच्चों को मिलकर काम करना सिखाओ। उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स दो जहां उन्हें एक टीम की तरह किसी समस्या का हल निकालना हो। इससे तो वो विषय के साथ साथ सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। सही कहा, संवाद, सहयोग, नेतृत्व, ये सब असल जीवन के लिए ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बाल केंद्रित शिक्षा एक बच्चे पर ध्यान देने का सिद्धांत है और प्रगतिशील शिक्षा उस सिद्धांत को लागू करने का एक पूरा ढांचा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और इस ढांचे में एक और महत्वपूर्ण चीज है लोकतांत्रिक वातावरण। इसका क्या मतलब हुआ क्लासरूम में? इसका मतलब है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में अपनी आवाज उठाने का हक है। उन्हें सवाल पूछने, असहमति जताने की आजादी है। शिक्षक यहाँ कोई तानाशाह नहीं है। ये तो शिक्षक और बच्चे दोनों की भूमिकाओं को पूरी तरह से बदल देता है। जी, पूरी तरह से। तो अगर हम इसे समेटें तो इस नए सिस्टम में शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है? शिक्षक की भूमिका, जैसा हमने कहा, ज्ञान के भंडार से बदलकर एक मार्गदर्शक की हो जाती है, एक सहायक की। उसका काम बच्चे की जिज्ञासा को समझना और उसे पोषित करना है। और सबसे जरूरी शायद एक ऐसा माहौल बनाना जहां गलतियां करने से डर न लगे। बिल्कुल, क्योंकि गलतियां भी तो सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं। सही बात है। और वो बच्चा जो पारंपरिक क्लासरूम का एक निष्क्रिय श्रोता था, अब वो क्या बन जाता है? वो बच्चा अब सीखने की प्रक्रिया का मालिक बन जाता है। वो एक खोज करता है, एक प्रयोग करने वाला है। वो अपने सीखने के लिए खुद जिम्मेदार बनता है। यह उसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाता होगा। हाँ, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। उसे समझ आता है कि सीखना किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरक है, लेकिन चलिए एक शिक्षक के नजरिए से सोचते हैं। मुझे कल अपनी क्लास में इसे लागू करना है, मैं कहाँ से शुरू करूं? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि इसे सिर्फ एक आदर्शवादी विचार न माना जाए। स्रोत में कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। जैसे? सबसे पहला और आसान कदम है गतिविधि आधारित शिक्षण। हर विषय को लेक्चर के बजाय एक गतिविधि से पढ़ाने की कोशिश करना। जैसे गणित में भिन्न सिखाने के लिए कागज की रोटियां या सेब का इस्तेमाल करना? बिल्कुल, ये खेल भी है और सीखना भी। और दूसरा, समूह में काम को बढ़ावा देना, ग्रुप वर्क। जी, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर कोई काम करने को देना। इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। और रटने की प्रवृत्ति से बचना तो इसका मूल मंत्र है ही। हाँ, समझ पर ध्यान देना। और जब पाठ्यक्रम के लचीले होने की बात है, उसका मतलब सिलेबस को छोड़ना नहीं है। अच्छा। उसका मतलब है उसे पढ़ाने के तरीके और गति में लचीलापन लाना। अगर बच्चों को किसी खास विषय में ज्यादा दिलचस्पी है तो शिक्षक उस पर ज्यादा समय दे सकता है। जब सीखना जीवन से जुड़ता है तो वो अर्थपूर्ण बन जाता है, बोझ नहीं रहता। सही कहा। स्रोत में पारंपरिक और बाल केंद्रित शिक्षा के बीच एक बहुत अच्छी तुलना भी दी गई है। एक शिक्षक केंद्रित है तो दूसरी शिक्षार्थी केंद्रित। हाँ, एक में रटना है, दूसरे में अर्थपूर्ण सीखना। एक का पाठ्यक्रम कठोर है, दूसरे का लचीला। ये अंतर ही सब कुछ साफ कर देता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ तरीकों का बदलाव नहीं है, ये तो शिक्षा के मकसद को ही फिर से परिभाषित करने जैसा है। बिल्कुल, एक सिस्टम का मकसद है जानकारी को एक दिमाग से दूसरे में डालना। दूसरे का मकसद है हर बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता को विकसित करना। तो अंत में एनसीईआरटी के अनुसार इस पूरी सोच का लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है बच्चे का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। समग्र विकास मतलब सिर्फ दिमागी या अकादमिक विकास नहीं? बिल्कुल नहीं, ये बच्चे के हर पहलू को विकसित करने की बात करता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक। इसका लक्ष्य सिर्फ अच्छे नंबर लाने वाले छात्र तैयार करना नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य है ऐसे इंसान तैयार करना जो गंभीर
और विश्लेषणात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग रख सकें, जो सिर्फ कही सुनी बातों पर यकीन ना कर लें बल्कि सवाल करें। यानी लक्ष्य सिर्फ एक डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा डॉक्टर बनाना है जो एम्पैथिक हो। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार प्रस्तुत किया। यह सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के बारे में भी है, ताकि बच्चे समझें कि उनकी शिक्षा का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि समाज की बेहतरी भी है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से यह साफ है कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये सीखने और सिखाने को देखने का एक ज्यादा मानवीय नजरिया है। हाँ, यह बच्चे को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह एक सक्रिय निर्माता का दर्जा देता है और शिक्षक को एक सहायक की सम्मानजनक भूमिका। और ये शिक्षा को किताबों और क्लासरूम की चार दीवारी से निकालकर वास्तविक जीवन से जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास है, ताकि जो सीखा जाए वो सार्थक हो, उपयोगी हो और जिंदगी भर हमारे साथ रहे। इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि सोचना, सवाल करना और समस्याओं को सुलझाना सीखना है, तो इस दृष्टिकोण से हम अपने सीखने की आदतों को आज कैसे बेहतर बना सकते हैं, चाहे हम स्कूल में हों या अपने काम में। हम एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहने के बजाय एक सक्रिय निर्माता कैसे बन सकते हैं।